नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। खबर गुमला से, जहां सिसई में बिजली तार के संपर्क में आने से पुआल लदे ट्रैक्टर में आग लग गई। हालांकि लोगों की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया। जानकारी के अनुसार आरंगी से ट्रैक्टर में पुआल लादकर अताकोरा ले जाया जा रहा था। इसी दौरान थाना रोड में कुचरा के दुकान के पास पुआल ट्रांसफार्मर के संपर्क में आ गया और आग लग गई। आग लगते ही ट्रैक्टर पर बैठे दो युवकों ने कूदकर अपनी जान बचाई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं सूझबूझ दिखाते हुए ड्राइवर ट्रैक्टर को बागीचे में ले गया, जिसके बाद पानी डालकर स्थानीय लोगों ने आग पर काबू पाया है। तो देखिए कैसे इस ट्रैक्टर में आग लगी हुई है और इस ड्राइवर ने सूझबूझ भी दिखाई है और बताया जा रहा है कि बागीचे में यह ड्राइवर इस ट्रैक्टर को लेकर के गया। आसपास के लोग भी वहां पर मौजूद थे और पानी डाल करके इस आग पर काबू पाया जा सका। तो बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन बड़ी सूझबूझ ड्राइवर ने दिखाई। साथ ही साथ वहां जो आसपास लोग थे उन्होंने भी मदद की और पानी डालकर इस आग पर काबू पाया है। बताया जा रहा है कि दो युवकों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। आरंगी से अताकोरा यह ट्रैक्टर जा रहा था। रामगढ़ में छात्राओं से छिड़खानी और छात्रों से मारपीट के 4 नामजद आरोपियों ने सरेंडर कर दिया है, लेकिन अभी भी 6 नामजद आरोपी के साथ 100 अज्ञात आरोपी फरार हैं, जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। राजवल्लभ +2 हाई स्कूल सांची की छात्राओं से शुक्रवार को छिड़खानी हुई थी, जिसका विरोध करने पर मायल गांव के युवकों ने छात्रों से मारपीट की थी। इस खबर को न्यूज 18 ने प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद 10 नामजद और 100 अज्ञात पर मामला दर्ज किया गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी में पुलिस जुटी हुई थी, लेकिन पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी एक भी नहीं हुई है। भले 4 आरोपियों ने सरेंडर जरूर कर दिया है, लेकिन 10 नामजद है। सवाल है कि बाकी के जो 6 हैं उनका कोई अता पता नहीं है। 100 अज्ञात पर भी मामला दर्ज किया गया है, लेकिन पुलिस अपने स्तर से इस पूरे मामले में नाकाम साबित नजर आ रही है और ऐसे में छात्रों का आक्रोश भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जावेद हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद, भले ही 4 आरोपियों ने सरेंडर कर दिया, लेकिन पुलिस की भी नाकामी अब तक इतने दिनों तक सामने आती रही कि एक तक भी वो नहीं पहुंच पा रही है, ना गिरफ्तारी हो पा रही है। आक्रोश भी छात्रों का बढ़ता जा रहा है। फिलहाल क्या अपडेट इस पूरे मामले को लेकर? जो 4 आरोपी हैं उन्हें जुवेनाइल कोर्ट में पुलिस के द्वारा पेश किया गया है रामगढ़ में। उसमें सारे नाबालिग हैं आरोपी जो है, और पुलिस का कहना है कि बाकी जो 6 और नामजद है उन्हें देर शाम तक गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी, बाकी जो सियासी प्रतिक्रियाएं वो भी सामने आ रही है। एबीपी जो है वो भी लगातार आंदोलन की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर पुलिस उन तक पहुंच क्यों नहीं पा रही है? क्या उनकी कुछ पहचान भी जब हो ही गई है, नामजद FIR भी दर्ज हुई है, तो क्या कार्रवाई में इतनी लेट लतीफी क्यों? पुलिस भी दबाव में है। पुलिस दबाव में है कि इधर से आजसू के जो सांसद है, चूंकि उनका गृह ग्राम भी है जहाँ वो स्कूल है, उसके बगल में घटना घटित हुई थी, उनका भी लगातार दबाव रहा है। अब दबाव का प्रतिफल है कि पुलिस ने इस मामले में परिवार का दबाव बनाया है और उनके अभिभावकों ने कल चलिए, बिल्कुल, तो सवाल पुलिस की कार्यशैली पर भी है। शुक्रिया जावेद इस अपडेट के लिए आपका। तो रामगढ़ में स्कूल की छात्राओं से छिड़खानी और छात्रों के साथ मारपीट का जो मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले को लेकर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा है कि समुदाय विशेष के लोगों को सनातन समाज के खिलाफ ऐसा करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि राज्य में संवेदनशील सरकार है और पुलिस को भी कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। झारखंड में हो रहा, तो झारखंड में तो उनको वोट लेना है, इसलिए जो भी जितना हो सके उसके लिए समर्थन करना है, संरक्षण देना है, सहयोग देना है। लेकिन ये कब तक चलता रहेगा भाई? अब तो सीधा सा बात है कि डर के रहने की जरूरत नहीं है, सीना तान के रहने की जरूरत है और ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब भी देने की जरूरत है। और स्वाभाविक तौर पे प्रशासन को संवेदनशील होना होगा, क्योंकि राज्य में संवेदनशील सरकारें काम कर रही है और इस तरह की घटना अगर हो रही है तो प्रशासन को त्वरित गति से कार्रवाई करनी चाहिए। और स्वाभाविक तौर पे कार्रवाई अगर नहीं हुई, वो लोग अगर सरेंडर किए हैं तो प्रशासन उन पर कार्रवाई करे और कठोर से कठोर सजा दिलवाने का भी प्रशासन काम करे। साइबर क्राइम के लिए कुख्यात जामताड़ा में स्कूली बच्चों पर खास निगरानी रखी जा रही है। करमाटार प्रखंड के राजकीयकृत गुलाब राय गुटगुटिया +2 स्कूल में 300 से अधिक के बच्चे प्रार्थना सभा के बाद हाजिरी बनाकर भाग जाते हैं। आशंका जताई जा रही कि ये बच्चे साइबर अपराध में शामिल हो सकते हैं।
इसका खुलासा तब हुआ जब केरल पुलिस की दबिश के बाद साइबर क्राइम से जुड़े नाबालिगों ने स्कूल अटेंडेंस रजिस्टर के आधार पर जमानत ले ली थी। इस आशंका के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप है। ऐसे में स्कूल में अब बच्चों की 3 बार हाजिरी बनाई जा रही है, साथ ही उन पर खास नजर भी रखी जा रही है। ऐसे में अब शिक्षा विभाग खासा सतर्क दिख रहा है। तो साइबर क्राइम में शामिल होने की आशंका इन बच्चों की और केरल पुलिस ने दबिश दी, जिसके बाद से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। विधि और वहाँ की जो वातावरण है, बच्चों की उपस्थिति जहाँ न्यून होने लगती है तो हम लोग समझ जाते हैं जो ये कहीं न कहीं माने इनकी संलिप्तता है। और स्कूल इसके लिए हमने टीम गठित कर दिया है। हमारे शिक्षक निरंतर अभिभावकों से संपर्क कर रहे हैं और इन बच्चों को जल्दी ही मुख्य धारा में हम जोड़ लेंगे। हम लोग तो पहले तो हम लोग एक प्लान किए कि अटेंडेंस इंश्योर किया जाए 3 टाइम्स। एक जब स्कूल में जो उनका प्रेजेंटेशन होता है उस वक्त, फिर बीच में जिस वक्त लंच होता है उस वक्त, स्कूल ओवर होने के बाद। दूसरा, हम लोग वहां पर टीचर से बात करने के बाद उनके द्वारा बताया गया कि कुछ दबंग प्रवृत्ति के व्यक्ति के द्वारा जब इस तरह की बच्चे जो भागते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है बच्चों के विरुद्ध, तो फिर उन लोग आके धमकी देते हैं। तो उन लोग ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है, उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इस पूरी खबर पर सुमन भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हैं। सुमन, बच्चे स्कूल आते हैं और वो गायब हो जाते हैं और बताया अब जा रहा है कि वो साइबर क्राइम में संलिप्तता उनकी अब सामने आ रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बच्चों पर निगरानी रखने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन कौन से ऐसे लोग हैं जो बच्चों को ऐसे गुमराह कर रहे हैं, उनको लेकर के वहां तक पहुंचा रहे हैं? क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, ये करमाटाड़ थाना क्षेत्र का जो इलाका है ये साइबर इफेक्टेड इलाका है। इस क्षेत्र के जो युवा है, युवा से लेकर हर वर्ग के लोग साइबर क्राइम से जुड़े हुए हैं, जिस वजह से ये इलाका पूरे देश भर में बदनाम है। अब स्कूली बच्चे को भी ये लोग टारगेट कर रहे हैं। स्कूली बच्चे जो है अपने गांव के या आसपास के लोगों के आर्थिक स्थिति को देखकर, उनके महंगे बाइक्स, कार, मोबाइल को देख करके वो भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, साइबर क्राइम की ओर जा रहे हैं। और उन्हें ललाइज जो है ऐसे ही लोग कर रहे हैं जो पहले से साइबर क्राइम में इन्वॉल्व है। उनके सीनियर जो गांव के युवा है या आसपास के युवा है, वो लोग उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं कि इस रास्ते में आओ, हम लोगों को हेल्प करो। और स्कूली बच्चों के आवाज को भी वो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि स्कूली बच्चों की आवाज को लोग गेस नहीं कर पाते कि वो लड़के है कि लड़की है। उन्हें इस तरह का ट्रेनिंग दे करके इस्तेमाल किया जा रहा है और बच्चे भी वो महंगे फोन और गाड़ियों के चक्कर में उन लोगों के चंगुल में आ जाते हैं। और इसमें गार्जियन भी बच्चों को सपोर्ट करते हैं। गार्जियन की ओर से भी बच्चों को इसमें प्रोत्साहित किया जाता है, उन्हें डांटा फटकारा नहीं जाता है। ऐसा स्कूल प्रबंधन और पुलिस दोनों मान रही है, क्योंकि गार्जियन अगर इसमें कड़ाई से पेश आए तो बच्चे इस गलत रास्ते में नहीं जाएंगे, लेकिन गार्जियन इस पर कड़ाई से पेश नहीं आते हैं। जी चलिए, बिल्कुल सुमन, ये कहीं ना कहीं चिंता का भी विषय है। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। खबर जामताड़ा से, जहां साइबर पुलिस ने सोनबाद गांव में छापेमारी कर शातिर साइबर ठग को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। इस अपराधी का नाम रंजित दत्ता है, जो अपने ससुराल में बैठकर साइबर ठगी को अंजाम दे रहा था। इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में वो पकड़ा गया। उसके पास से 4 मोबाइल और 4 सिम कार्ड बरामद किया गया है। साइबर डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी क्रेडिट कार्ड अपडेट करने का झांसा देकर ठगी करता था। ये रहने वाला है तेलीपाड़ा धनबाद का, और ये अपने ससुराल में रहकर जो है साइबर क्राइम कर रहा था। इस संबंध में जो है 63-23 कांड दर्ज किए गए साइबर थाना में। इनके पास से जो बरामदगी हुई है वो 4 मोबाइल और 4 सिम इनके पास से बरामद किया गया है। ये बेसिकली ये लोग करता क्या था कि क्रेडिट कार्ड अपडेट करने के नाम पे लोगों को मैसेज भेजता था व्हाट्सएप में, और नॉर्मल मैसेज भी, और क्रेडिट कार्ड अपडेट करने के नाम पे डिटेल प्राप्त करके ये लोगों के साथ ठगी किया करता था। उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन का आज 16वां दिन है और खबर आ रही कि हैदराबाद से मंगाए गए प्लाज्मा कटर से स्कैप टनल की पाइप में फंसे ऑगर मशीन के पार्ट्स काटने का काम कर लिया गया है। और ऑगर मशीन के पार्ट्स बाहर निकालने के बाद अब सुरंग के बाकी बची जगह की मैनुअल खुदाई की जाएगी। सेना की निगरानी में टनल में मैनुअल खुदाई का काम आगे बढ़ेगा।
मैनुअल तरीके से ड्रिलिंग करने के लिए दिल्ली से मजदूरों की टीम टनल साइट पर पहुंच चुकी है और 10 मीटर के पैच को मैनुअल तरीके से ड्रिल करने का प्लान है। इधर मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए वर्टिकल ड्रिलिंग का भी काम तेजी से चल रहा है। अब तक 27 मीटर तक की वर्टिकल ड्रिलिंग की जा चुकी है। करीब 84 मीटर वर्टिकल ड्रिलिंग और होनी है। तो उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए अब प्लान बी पर काम किया जा रहा है। मजदूरों तक पहुंचने के लिए वर्टिकल यानी ऊपर से खुदाई जारी है। सुरंग में फंसे 41 मजदूरों में से 15 झारखंड के। ऐसे में झारखंड सरकार की भी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। उत्तरकाशी में 11 दिन रहकर लौटे ज्वाइंट लेबर कमिश्नर ने रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में प्लान साझा किया। ज्वाइंट लेबर कमिश्नर राजेश प्रसाद से बात की सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों का इंतजार थोड़ा और लंबा हो सकता है, क्योंकि अब जो सुरंग की जो खुदाई है हॉरिजॉन्टल के बजाय अब वर्टिकल की जा रही है, यानी सुरंग की खुदाई ऊपर से की जा रही है। क्योंकि पहले जो खुदाई की जा रही थी उसमें थोड़ी समस्या आ गई थी। हमारे साथ ज्वाइंट लेबर कमिश्नर हैं जो बाकायदा उत्तरकाशी में ग्राउंड जीरो पर 11 दिन समय गुजार कर यहाँ आए हैं। हम उनसे ही जानेंगे कि अब जो थोड़ा सा प्लान बी पर जो काम हो रहा है वो कितना चैलेंजिंग है, कितना समय लग सकता है। ये तो बिल्कुल टेक्निकल बात है, लेकिन जो टीम है वो प्रयास कर रही है कि जो वहाँ पर स्टैंडर्ड मजदूर हैं, जो फंसे हुए मजदूर हैं, उनको बाहर निकाल सकें। पहले हॉरिजॉन्टल काम हो रहा था, उसमें तकनीकी कुछ गड़बड़ी आ गई और अगर मशीन का कुछ पार्ट टूट गया जो जानकारी है, तो अब वर्टिकल उसमें होलिंग का काम हो रहा है और उसके बाद जैसा न्यूज़ है कि 3-4 दिन लग सकता है। सर, आपने पहाड़ को भी देखा है और पहाड़ के स्वभाव को भी देखा है कि पहाड़ कितना पुराना है और जिस तरीके से हेवी मशीन का वहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या थोड़ा खतरा बढ़ सकता है? हाँ, देखिए वहाँ एक्सपर्ट लगे हुए हैं, वो हर तकनीकी पर विचार कर रहे हैं, इसीलिए एक साथ शायद काम वो नहीं कर पा रहे हैं। अभी वर्टिकल काम शुरू हुआ है। क्योंकि सुरंग है तो अब हवा का जो है ऑक्सीजन का प्रवाह जो कहें क्या वो निर्बाध है? हाँ, प्रबंधन की ओर से वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है और हवा मिल रही है, बिजली मिल रही है। खाना भी पहले ठोस जा रहा था, हम लोगों ने पहले भी बतलाया है कि वहाँ पर काजू किशमिश चना मुरही ये सब लोग सप्लाई कर रहे थे। बाद में 6 इंच का ड्रिलिंग हुआ हॉरिजॉन्टल और उसके बाद वो लिक्विड खाना खिचड़ी वगैरह भात रोटी भी जा रही है। तो ये सब प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है कि उन्हें कैसे जल्दी से जल्दी निकाला जा सके। की स्थिति बदली हुई है, अब हो सकता है कि वे शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर हो गए होंगे, तो जब डॉक्टर उन्हें फिट घोषित करेगी तभी हम लोग उनको यहाँ पर झारखंड ले आएंगे। जब वो निकलेंगे तो उनकी सहमति के बाद स्वास्थ्य परीक्षण के बाद एयरलिफ्ट कर रांची लाने की तैयारी है। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। खबर गढ़वा से, जहां सोनपुरवा में एक बंद घर से ज्ञात चोरों ने लाखों की संपत्ति की चोरी कर ली। ये घर बिहार के जहानाबाद में पोस्टेड सब इंस्पेक्टर का है। चोरों ने घर में रखे टीवी, एसी, कपड़े के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक सामान और सोना चांदी के गहने चुरा लिए। आज सुबह घर पहुंचने पर लोगों को चोरी की जानकारी मिली। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुटी हुई है। सारा खुला हुआ है, सारा बिखरा हुआ है सामान। अंदर आए तब पता चला हमको, इन लोग का भी नहीं पता था। सब से बंद था तो क्या इन लोग जाने। जी, चोरी तो हो गया। नीचे इन्वर्टर था, बैटरी नहीं गया है। इन्वर्टर और स्टेबलाइजर, एसी, टीवी और तो हाँ मिक्सी, बर्तन, पीतल के जो सोना चांदी में गया है 3 पायल, आई एगो कान में के बाली बस। 2 दिन पहले साहिबगंज में रघुवर दास के खिलाफ सीएम हेमंत सोरेन के बयान पर कांग्रेस ने भी सहमति जता दी है। कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा कि सीएम ने राज्यपाल के लिए नहीं बल्कि उस शख्स के लिए बयान दिया था जिस पर कई घोटाले के आरोप है। तो ये है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार के प्रति प्रेम, कि जिसके ऊपर भ्रष्टाचार पहले अपने शासन में करवाओ और जब उस पर जांच बैठने की बात आए तो गवर्नर बना करके भेज दो ताकि उस पर जांच न हो सके। तो इस तरह का लगातार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भ्रष्टाचार को छिपाने का
और भ्रष्टाचार करने का, दोनों का काम तो किया ही जा रहा है झारखंड में। झारखंड में एनसीपी ने 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। पलामू के हुसैनाबाद में एनसीपी विधायक कमलेश कुमार सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि कुछ लोकसभा और विधानसभा सीटों पर पार्टी प्रमुखता से विचार कर रही है और प्रत्याशी उतारेंगे। पूरे झारखंड में हर जिला में यह भ्रमण का कार्यक्रम शुरुआत है, हर जिला में होगा और हम लोग चयनित करेंगे कि हमारी स्थिति कहाँ अधिक मजबूत है, वहाँ से हम चयन करके लिस्ट देंगे जो विधानसभा में आगे बढ़ाएंगे हमारे अजीत पवार साहब और प्रफुल्ल साहब, और हमें उम्मीद है कि एनसीपी बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। रांची के गोंदा थाना पुलिस ने जुआ के अड्डे पर छापेमारी करते हुए 20 लोग को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए इन 20 लोग में से 14 झारखंड पुलिस के जवान बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद बीजेपी और कांग्रेस ने पुलिस की भूमिका पर नाराजगी जताई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के नेताओं ने दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की है ताकि समाज पर इसका बुरा प्रभाव नहीं पड़े। पुलिसकर्मी भी जब पकड़ाने लगे तो इससे बड़े शर्म की बात क्या हो सकती है। अब ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि समाज के अंदर इसका गलत संदेश जाता है। क्योंकि ये खाकी वर्दी वाले लोग हैं, जब ये इस तरह का जुआ खेलेंगे, खिलाएंगे, अन्य इसी तरह के कार्य में लगेंगे तो समाज पर इसका गलत असर पड़ता है। पुलिस की कार्यशैली पर हमें लगता है कि यह एक धब्बा है, क्योंकि अगर पुलिस के लोग अगर इस तरह के कार्यों में लिप्त रहेंगे, जुआ खेलेंगे, तो स्वाभाविक तौर पे पुलिस के कार्य क्षमता पर, कार्यशैली पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा होता है। और हमें लगता है कि ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है और ऐसे लोगों को तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए। खबर बोकारो से, जहां गिरिडीह सांसद के आह्वान पर डीवीसी और सीसीएल में अनिश्चितकालीन चक्का जाम आंदोलन शुरू हुआ। इस दौरान बोकारो थर्मल पावर प्लांट का गेट जाम कर दिया गया। विस्थापितों की मांग को लेकर डीवीसी बोकारो थर्मल के 500 मेगावाट वाले पावर प्लांट का मेन गेट आंदोलनकारियों ने रविवार रात 12 बजे से ही जाम कर दिया है और गेट पर सैकड़ों लोग डटे हुए हैं। जाम की वजह से कोयला के रेक को भी आंदोलनकारियों ने वापस भेज दिया। वहीं सुबह की पाली में किसी भी कर्मचारी को अंदर नहीं जाने दिया। बता दें कि अभी डीवीसी के पावर प्लांट में केवल 4 दिन का कोयला स्टॉक ही बचा है। तो का डीवीसी प्लांट गेट में अनिश्चितकालीन चक्का जाम शुरू हुआ है। विस्थापितों का लंबित जो मांग है, नियोजन, रोजगार, मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा और अन्य मांग जो है ये सब शामिल है। जो विस्थापित डीवीसी प्रबंधन द्वारा हमेशा विस्थापितों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो विनोद बिहारी महतो का एग्रीमेंट जो हुआ था 1991 में, उसको लागू करें। जो 2016 में जो हेड ऑफिस है एमसीआरसी में जो लोकल विस्थापितों को रखना था, जो हेड ऑफिस से निकला था प्रभात के पीरियड में, वो अभी तक नहीं लागू किया। हम लोग का मांग यही है कि स्थानीय विस्थापितों का जो मुद्दा है, डीवीसी ने जमीन लेने के बाद जो मुद्दा उन्होंने वादा किया था वो वादा आज तक पूरा नहीं हो पाया है। उसी के मांग को लेकर चंद्रप्रकाश चौधरी जी के नेतृत्व में डीवीसी और सीसीएल का चक्का जाम किया गया है। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर रामगढ़ के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्ती के मंदिर में पूजा अर्चना का दौर जारी है। दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्नान के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। इनमें झारखंड के साथ ही बिहार, बंगाल और यूपी के साथ छत्तीसगढ़ से भी श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। पूर्णिमा है, आज विशेष गंगा नदी में स्नान ध्यान करके दान करने से विशेष पुण्य का लाभ होता है और मां छिन्नमस्तिका मंदिर में विशेष भीड़ होने का कारण सिक्योरिटी और चारों तरफ का व्यवस्था किया गया है। सभी का स्वागत है, सभी कोई सावधान रहिए, सब कोई गंगा नदी में स्नान करके आज स्नान ध्यान कीजिए और दान भी कीजिए। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम में भक्तों की भारी भीड़ दिख रही है। सभी पूर्णिमा में सबसे खास कार्तिक पूर्णिमा को ही माना जाता है और यही वजह है कि आज लोग भगवान के दर्शन पूजन के लिए जुट रहे हैं। कार्तिक पूर्णिमा को वृंदावन में रास पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। वहीं शिव की नगरी बैद्यनाथ धाम में आज भगवान विष्णु की पूजा की जाती है।
वहीं आज के दिन कई धार्मिक अनुष्ठान भी मंदिर कैंपस में किए जा रहे हैं। और एक नजर